हर महीने के आखिर में हम लोग हिसाब लगाते हैं कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा हम लोग बचा पाए और कितना पैसा हम आगे जाके बचाएंगे। यही तो होता है देश का बजट, जो कि मूल रूप से लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसे समझने के लिए बेस से चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे भारतीय संविधान में बजट नाम का जिक्र कहीं पे भी किया नहीं गया है। उसको 112 आर्टिकल में यह बताया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट to be represented by the Honorable Finance Minister of our country on the first day of February। जय जगन्नाथ दोस्तों, जिस बजट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास होने में 2 से ढाई महीना लगता है, जिसमें उसे 6 स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम लोग निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताए गए कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के ऊपर नजर डालेंगे, जैसे कि विजन फॉर अमृतकाल, सप्तऋषि 7, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी, ट्राइबल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत सरकार का एक्सपेंडिचर और इनकम कितना हुआ। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे टैक्स लाभ, और जो 1 रुपया भारत सरकार कमा रहा है वो 1 रुपये में से कितना पैसा सरकार को कैसे आ रहा है, और वही 1 रुपये जो भारत सरकार खर्च कर रहा है वो किस किस सेक्टर में खर्च हो रहा है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी आप लोगों को जानकारी मिल रहा है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, उससे हमें और मेरे टीम को बहुत सारा हौसला मिलेगा आगे ऐसे ही अच्छे वीडियो लाने। जब बजट स्पीच की शुरुआत सीतारमण जी ने की, उनका भाषण विजन फॉर अमृतकाल के बारे में था, जिसमें सरकार ने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया है। पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ मोर फोकस ऑन द यूथ। दूसरा, जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ, और आखिर में आएगा स्टेबल एंड सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें इन्फ्लेशन को कम करना, जॉब क्रिएशन करना वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद वित्त मंत्री ने सप्तऋषि 7 के बारे में भी जिक्र किया, जिसके ऊपर भारत सरकार सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला है, जैसे कि रीचिंग द लास्ट माइल। उसके बाद आता है आप लोगों का यूथ पावर, हमें हमारा यूथ पावर को सबसे अच्छा यूज करना चाहिए। उसके बाद ग्रीन ग्रोथ, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, मतलब लोगों के पोटेंशियल को कैसे बाहर ला जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, और आखिर में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। सरकार ने अब तक क्या किया है वो भी इसमें बताया गया है, जैसे कि रूरल हाउसेस में लगभग 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस स्थापित की गई है। उसके साथ स्वच्छ भारत मिशन के चलते लगभग 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बना दिया गया है। उज्ज्वला योजना के अंदर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट स्पीच में बताया है वो ये है कि भारत का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ 7% होने वाला है। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम लोग कोविड के महामारी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे हम लोग उभर चुके हैं, और सरकार ने बताया है कि हमारे देश में बेरोजगारी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। पिछले 9 सालों में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मतलब यह है पूरे विश्व हमें एक ब्राइट स्टार के तौर पे अभी देख रहा है। हाल ही में भारत G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड करने वाला है, और यहाँ पे भारत अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर में जरूर रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा सीतारमण जी ने बताया है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यूक्रेन और रशिया के अंदर चलता हुआ वार सारे विश्व के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट अभी डाल रहा है। अगर बजट में हम लोग टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन के ऊपर देखें तो समाज को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की बात किया गया है, यानी कि जन भागीदारी के ऊपर सरकार ने ज्यादा भरोसा जताया है, जैसे कि सबका साथ और सबका विकास। ये तो था बजट का एक ओवरऑल मैप जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर पूरा बजट को आप लोग विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे महत्वपूर्ण 3 बात जिसके ऊपर सरकार ने बहुत बड़े बड़े स्कीम लाए हैं। पहला आएगा आप लोगों का एग्रीकल्चर, वो भी एनवायरनमेंट फ्रीली। दूसरा आएगा हेल्थ, और उसके बाद आएगा एजुकेशन, जिसमें बच्चों या यूथ को सबसे ज्यादा गुरुत्व दिया गया है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो पिछले समय कोविड के महामारी में सरकार ने लगभग 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त अनाज दिया था खाने के लिए ताकि कोई भूखा ना सोए। उसी स्कीम को 2023 में एक्सटेंड करते हुए सरकार ने यह बताया है कि हम लोग लगभग 2 लाख करोड़ इसी मुफ्त अनाज के ऊपर खर्च करने वाले हैं। In addition to that, the Honorable Finance Minister also gave importance to the green growth, जिसमें जो भी विकास होगा वो पर्यावरण के अनुकूल होना जरूरी है। इंक्लूडिंग दैट, जो सबसे बड़ा स्कीम पिक्चर में आया है वो है पीएम प्रणाम, जिसमें यह बताया गया है कि हम लोग जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके खेती कर रहे हैं उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके। इंक्लूडिंग दैट 500 नए वेस्ट प्लांट बनाने की बात की गई है, जहाँ पे हम लोग गोबर या कंपोस्ट जैसे चीजों को यूज कर सके। उसके साथ साथ मैंग्रोव्स और वेटलैंड को बचाने के लिए सरकार ने मिष्टी और अमृत धरोहर जैसे दोनों स्कीम के बारे में बजट में हमें बताया। बजट में सरकार ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा अहमियत दिया है, जिसमें डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स को बनाया जाएगा, यानी कि सरल भाषा में बोलें तो डिजीज फ्री वेजिटेबल्स, जिसके लिए लगभग 2200 करोड़ रुपया खर्चा करने की बात किया गया है। इसके साथ साथ मिलेट्स के प्रोडक्शन को लेकर सरकार या वित्त मंत्री का लाजवाब प्रेडिक्शन दिया गया है। अभी आपको पता होगा सारे विश्व में मिलेट को प्रोडक्शन करने में भारत पहले स्थान पर है, इसीलिए इसका निर्यात और उत्पादन कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बनाने की बात की गई है, जहां पर वित्त मंत्री ने मिलेट्स को श्री अन्न के साथ तुलना की है। सरकार ने यहां एग्रीटेक स्टार्टअप के ऊपर भी भरोसा जताया है। हालांकि 2022 में हमारे देश में बहुत सारे कृषि से जुड़े स्टार्टअप कंपनियां तो आ गए, पर उनमें से एक भी कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बन पाया। इसीलिए इस बार सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है, ताकि कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों को अच्छी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके और हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी बढ़े। सरकार का बड़ा घोषणा फार्मर्स के लिए एग्री क्रेडिट टारगेट सिस्टम के तौर पे आया है, जिसमें सरकार ने ये वादा किया है कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। और आखिर में अगर आप लोग देखोगे एग्रीकल्चर को लेकर जितना भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिया गया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कृषक लोगों के लिए कैसे वो सहायक हो सके और कैसे हमारे पर्यावरण के लिए वो अनुकूल हो सके, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। अभी तो ये बताना मुश्किल होगा कि इसके ऊपर डेवलपमेंट कैसा होगा। आने वाले सालों में या आने वाले 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में पता चल जाएगा कि सरकार ने जो जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स को लेके जो दावा किया है उसमें से कितने फील्ड में सरकार सक्सेस हो पाया और कितने में सरकार फेल्योर हो गया। अभी चलिए जानते हैं सरकार हेल्थ सेक्टर में क्या क्या नया चेंजेस लाने वाला है। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाया जाएगा और उसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज को 2047 तक पूरी तरह से एलिमिनेट करने की यहाँ पे बात की गई है सरकार के द्वारा। सरकार का यहाँ पे ये दावा है कि 2019 में हेल्थ एक्सपेंडिचर जो कि हमारा जीडीपी का बस 1.4% था, वो 2023 में बढ़कर 2.1% हो गया है जीडीपी का। अभी अगर हम लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, वो जो पिछले साल जीडीपी का बस 2.8% था, उसमें बस 0.1% का ही बढ़त हुआ है, जो कि अभी हमारा जीडीपी का 2.9% है। कोविड महामारी के चलते जिन बच्चों का लर्निंग लॉसेस हुआ है, उनके लिए सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की यहाँ पे दावा किया है। उसके साथ साथ पूरे देश में ऐसा एक कल्चर बनाया जाएगा जहां पे पढ़ाई में जो लॉसेस हुआ है पिछले 1-2 साल में, उसमें ज्यादा से ज्यादा भरपाई किया जा सके। दोस्तों, ऐसा नामुमकिन है कि भारत के बजट में ट्राइबल लोगों के ऊपर जिक्र ना किया गया हो। इसीलिए इस बार 2023-24 के बजट में सरकार ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको बोला जाता है पीवीटीजी, उनके लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लाने की बात की है, जिसमें अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ की निवेश किया जाएगा उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेने के लिए। आपको शायद पता ही होगा, पिछले 2-3 सालों से जो 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया गया है पर्टिकुलरली ट्राइबल बच्चों के लिए, उसमें इस बार लगभग 38,800 टीचर्स की रिक्रूट करने की बात की गई। अभी चलिए जानते हैं भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कैसे अपना स्कीम्स को लाए।
जो कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के लिए एक सबसे बड़ा कारक है। अपने बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि लगभग 39,000 कंप्लायंसेस को कम कर दिया गया है, जिसमें जो 3,400 लीगल प्रोविजंस था उसको दोस्तों डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिससे एक इंसान जेल तक भी जा सकता था। उतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश में लैब ग्रोन डायमंड के बारे में भी बात किया गया है। ये वो डायमंड है जिसको आर्टिफिशियली तरीके से लैब में बनाया जाएगा, जो कि ओरिजिनल डायमंड के साथ पूरा समांतर होगा और उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इसके बाद भारत में लगभग 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स और आखिर में एडवांस लैंडिंग जोन बनाने की जिक्र किया गया है। इसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2 के बारे में बताया है, जिसमें लगभग पूरे देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा। और उसके पीछे महत्व ये है कि हमारे देश के बच्चों को या नौजवानों को ट्रेनिंग या तालीम दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये वादा किया है कि 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल महत्व प्रदान किया जाएगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 नंबर ऑफ लैब्स आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड, जहां पे दोस्तों 5G सर्विस होगा और वहां पे हम लोग हमारा खुद का ऐप्स को डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी चलिए जानते हैं सरकार का कुल आय और एक्सपेंडिचर कितना है। हालांकि इकोनॉमिक्स क्लास तो जैसा आपको लग रहा होगा कि इतना सारा टेक्निकल टर्म्स ये यहाँ पे डालता जा रहा है, तो इसे समझे कैसे। आपके लिए इसे मैं थोड़ा सरल बना देता हूँ। आपको पता होगा जैसे हमारा घर परिवार चलता है, उसी तरह सरकार का भी दो हिस्सा होता है, एक हुआ इनकम, दूसरा हुआ एक्सपेंडिचर। इनकम को और एक्सपेंडिचर को भी फिर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, उसी तरह एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि उसके अंदर हम लोग घुसेंगे नहीं, जो ओवरऑल सरकार का कहना है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इस बार सरकार ने ये कहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें उन्होंने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से लगभग सरकार ने 33% का जंप किया है। तो इसका मतलब क्या है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप लोग देखोगे, जो 7.5 लाख करोड़ था, इस 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में उसे 10 लाख करोड़ बताया गया है। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि 2 वे ट्रांजैक्शन समझा जाता है, मतलब जिससे सरकार को भी फायदा हो और समाज को भी फायदा मिले। आप ऐसे बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, नहीं तो जॉब क्रिएशन। पर अगर मैं उसी समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, उसमें आ जाता है सैलरी, उसमें आ जाता है आप लोगों का सब्सिडी, पेंशन। ये जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगा उसको ये सब देना पड़ेगा। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होता है, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार को उस तरह से कोई भी बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बात, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर यहाँ पे वित्त मंत्री ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है। महामारी के चलते हमारा फिस्कल डेफिसिट, मतलब छोटे बच्चों के जैसा अगर बोलूँ तो, जब इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास डेफिसिट हो जाएगा। उसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो हमारा कोविड के समय अराउंड 9.2% था, अभी वो 2023-24 में कम होकर 5.9% तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। अभी चलिए जानते हैं इनकम टैक्स को लेकर सरकार का क्या नया रूल आया है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स रिबेट हमें मिला था वो था बस 5 लाख, पर इस बार उसको 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी सरल में बोले तो 7 लाख तक अगर आपका इनकम हो रहा है तो फिर आपको सरकार को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो टैक्स स्लैब यहाँ पे दिखाया गया है उसमें पूरी तरह से 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का पूरा टैक्स रिजिम यहाँ पे सरकार के द्वारा बता दिया गया है। अभी चलिए जानते हैं सरकार अपना 1 रुपया किधर खर्च करता है और वही 1 रुपये वो कहाँ से प्राप्त करता है। अगर इस पिक्चर के ऊपर आप लोग नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1 रुपये सरकार को मिलता है, 100 पैसे में से सरकार लगभग बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज से 34 पैसा, और अगर दूसरे पायदान पर हम लोग देखें अराउंड 17% सरकार जीएसटी से कमाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को मिला के सरकार लगभग
15 पैसा करके 30 पैसा बनाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 100 पैसा सरकार कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा अगर खर्च कर रहा है, तो इस पिक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग 20% सरकार का पैसा इंटरेस्ट देने में जाता है। उसके बाद राज्य को उनका शेयर जैसे कि टैक्स और ड्यूटीज देने में लगभग 18 पैसा। उसके बाद 17 पैसा सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो भी लाता है उसके ऊपर खर्च करता है। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए आज बनाया है, ये पूरा का पूरा भारत का बजट आपके आंखों के सामने मैंने यहाँ पे बताया। आशा करता हूं सरकार जो भी इसमें बताया है उसको आने वाले 1 साल में अच्छी तरह से इंक्लूसिव वे में उनको डेवलप कर पाए, उसको इंप्लीमेंट कर पाए। इस वीडियो में अगर आपको लगता है किसी भी तरह का जानकारी से आपका नॉलेज या आपके फैक्ट्स अपडेटेड हुए, तो जरूर हमारे वीडियो को नीचे सब्सक्राइब करिए, वहां पे कमेंट दीजिए। आपका एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए, मेरे टीम के लिए बहुत महत्व रखता है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मुझे मजा आया, बहुत सारे चीजों के बारे में मुझे भी पता चला। आशा करता हूं आपको भी ये वीडियो मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए रहते हैं, जय हिंद।